ह्यूमन फिजियोलॉजी में अपन देखा कितने 7 चैप्टर से है ना, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, अपन डाइजेशन करते हैं। किसका डाइजेशन करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं। तो देखो ये डाइजेशन ऑफ फूड। फूड क्या है, फूड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है एनसीईआरटी ने, ठीक है ना। मेजर कंपोनेंट फूड के, ठीक है, एंड माइनर कंपोनेंट। ठीक है, मेजर कंपोनेंट में क्या क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है। ये फूड के क्या है, मेजर कंपोनेंट है। और माइनर कंपोनेंट क्या है, माइनर कंपोनेंट विटामिन एंड मिनरल, विटामिन एंड मिनरल्स। देखो अभी मेजर कंपोनेंट क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। माइनर कंपोनेंट क्या क्या है, विटामिन और मिनरल। और डाइजेशन किसका होता है, मेजर कंपोनेंट्स का होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इनका डाइजेशन होता है और अपने को एनर्जी मिलती है, ठीक है। इनका माइनर कंपोनेंट्स का डाइजेशन नहीं होता है, विटामिन और मिनरल का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये अपने को डाइजेशन नहीं होता है तो ये एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। लेकिन इनकी अगर बॉडी में अगर मान लो डेफिशिएंसी हो गई तो ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। विटामिन का अपन देखते ही है जनरली, बहुत सारी डिजीज़ जो है वो विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये मेजर कंपोनेंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब देखते हैं कि डाइजेशन 2 तरीके से होता है ना हमारी बॉडी में, जो है ना डाइजेशन वो है 2 तरीके से होता है, एक मैकेनिकल और दूसरा है केमिकल। मैकेनिकल में कौन हेल्प करता है, माउथ हो गया, माउथ में टीथ हो गया, ठीक है ना, टीथ करता है। और केमिकल में हमारे आगे पूरी बॉडी जो है वो केमिकल डाइजेशन में काम करती है। नेक्स्ट, तो डाइजेशन 2 तरीके का देखा अपन ने, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल में कौन हेल्प करेगा, टीथ, ठीक है। टीथ जो है वो जैसे फूड पार्टिकल आया उसका मेस्टिकेशन करेगा, ठीक है ना। जैसे माउथ में फूड आया और उसको अच्छे से चबाएगा कौन, टीथ। साथ में साथ इसमें ध्यान रखना टंग भी हेल्प करती है, ठीक है ना, टंग भी हेल्प करती है। मेन रोल किसका हो गया, टीथ का, और हेल्प कौन कर रही है उसके साथ, टंग, ठीक है। जैसे मान लो बर्तन है, किसी बर्तन में अपन खाना बना रहे, जैसे खाना बना रहे तो चम्मच लेते हैं ना, तो टंग भी वैसे उसी तरीके से काम करती है ना, फूड को बक्कल कैविटी में फूड को यहाँ से वहाँ तक दांतों के नीचे रखने, ताकि वो अच्छे से उस फूड का मेस्टिकेशन हो सके, फूड का आसानी से चबा सके। दूसरा, और अगर अपन अंदर देखेंगे तो स्टमक की ऑब्लिक मसल जो होती है वो भी हेल्प करती है, किसमें, मेस्टिकेशन में, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें हैं जो मैकेनिकल डाइजेशन में आएगा, ठीक है ना। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाने को जो है ना वो चबा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि अगर बक्कल कैविटी में अगर अच्छे से आपने उसको स्मॉल पार्टिकल में तोड़ दिया तो आगे जो सिस्टम है, जो ऑर्गन है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पहला तो ये हो गया टीथ वाला। दूसरा, स्टमक्स में जो ऑब्लिक्स मसल है वो किस तरीके से हेल्प करेगी, वो करती है कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉकिंग करनी चाहिए, है ना। तो वॉकिंग से क्या होती है कि वो स्टमक की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन करती है और फूड को डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। ये तो हो गया मैकेनिकल। दूसरा अपन देखते हैं केमिकल। अपन देखेंगे उससे पहले फूड जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, उसको डाइजेशन को देखो। फूड जो है, जो लार्ज मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल, ये एंजाइम की हेल्प से हो गए सारे, एंजाइम्स एंड वाटर, ठीक है। देखो जो फूड के जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, जो लार्ज मॉलिक्यूल है, जो अपने दे पड़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
फैट, इन सबको क्या किया जाएगा, स्मॉल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाएगा। और यही क्या है, डाइजेशन है। देखो हमारी बॉडी जो है वो यूज क्या करती है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ठीक है, लेकिन हम ग्लूकोज और अमीनो एसिड नहीं खाते, ठीक है, तो हम खाते हैं स्टार्च, ग्लूकोज की जगह, अमीनो एसिड की जगह प्रोटीन खाते हैं। तो इनका क्या है कि डाइजेशन होता है ना। अब जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, हमारी बॉडी उस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो उनका ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तो वो स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है, फिर उनका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो अभी अपन ने देखा कि ये लार्ज मॉलिक्यूल को अपने स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर दिया, डाइजेशन को देखा, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एंजाइम्स का रोल देखो, मान लो कोई रिएक्शन है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट में चेंज हो रही है विद हेल्प ऑफ एंजाइम्स। जैसे अपन फूड का ही देख रहे, डाइजेशन हो रहा है ना, तो ये रिएक्शन जो है मान लो 4 से 5 घंटे में कंप्लीट हो रही है, किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम्स की प्रेजेंस में, ठीक है ना। और ये जो प्रोडक्ट जो भी एब्जॉर्बर फॉर्म जो बनी है अमीनो एसिड या ग्लूकोज, उनका अपन यूज करते हैं। अब देखो अगर एंजाइम नहीं होगा ना, तब देखो क्या होगा। मान लो कि एंजाइम्स नहीं है ना, इस रिएक्शन से अपन एंजाइम्स को हटा दें, तो यही रिएक्शन होने में कम से कम ये 4-5 आवर्स की जगह ये 1 से 2 ईयर। आप देख रहे हो एंजाइम कितना इंपॉर्टेंट है ना। एंजाइम की प्रेजेंस में तो 4 to 5 आवर में वो डाइजेस्ट हो रहा था, वो रिएक्शन हो रही थी, और एंजाइम के एब्सेंस में वही, मान लो आपने कोई फूड लिया, उसको डाइजेस्ट होने में 1 से 2 साल लग जाएंगे। इसका मतलब आपको लगता है कि एक बार का फूड खा के हम 1 से 2 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस है। दूसरा है वाटर। वाटर देखोगे तो वाटर जो भी मेटाबॉलिज्म होगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वाटर का, ठीक है ना। वाटर के बिना रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और ये सारे एंजाइम्स कैसे हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम है, मतलब वाटर की प्रेजेंस होगी ही होगी, वाटर की प्रेजेंस में ही इनका ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। और दूसरा वाटर क्या करता है, बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है, ठीक है। चलो अभी अपन एक डाइजेशन का एक जनरल आइडिया लेते हैं कि कैसे होगा, कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे। ये मैंने एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग बनाई है, ये माउथ हो गया एंटीरियर पार्ट, और पोस्टीरियर पार्ट क्या हो गया, एनस। देखो यहाँ से अपन फर्स्ट स्टेप, यहाँ से अपन क्या करेंगे, फूड इनटेक करेंगे, ठीक है। इसको क्या बोला आपने, इंजेशन। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, इंजेशन। फूड को बक्कल कैविटी में लिया, ठीक है, उसको क्या बोला आपने, इंजेशन। फिर ये फूड अंदर आ गया, यहाँ हुआ इसका डाइजेशन। तो सेकेंड स्टेप क्या हुआ, डाइजेशन। अब आपने फूड का डाइजेशन कर लिया, अब उसका क्या होगा, यहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा। तो नेक्स्ट क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हुआ, आगे क्या होगा, मान लो हमारी ये इधर बॉडी की कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो ये जो फूड लिया था वो यहाँ इसके पास आएगा फूड, और जो वो सेल है वो अपने इस मेटाबॉलिज्म के लिए काम में लेगी, मेटाबॉलिज्म के काम में लेगी। इसको अपन ने क्या बोला, ये इस स्टेप को एसिमिलेशन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में काम में लेगी और एनर्जी रिलीज करेगी। तो ये हो गया फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप, नेक्स्ट देखो, अब जो अनडाइजेस्ट फूड रह गया है उसको बॉडी क्या करेगी, बाहर निकाल देगी। तो नेक्स्ट जो स्टेप हुआ वो इजेशन। तो अपन ने ये देखा, ये 5 स्टेप में हो रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट कौन सा है, इंजेशन, साथ साथ रिपीट करते जाओ, इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, देन इजेशन। ये सीक्वेंस ध्यान रखना, इस पर एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं, अभी अपन एनसीईआरटी पैराग्राफ देखते हैं ना। डाइजेशन चैप्टर देखते ही आप सबसे पहला
सबसे फर्स्ट लाइन यही आती है ना, फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्यों बोला है इसको, सबसे पहले देखो, बेसिक रिक्वायरमेंट इसलिए बोला है कि फूड के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा ना, इसलिए फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको थोड़ा और बारीकी से देखो। फूड इज़ वन ऑफ दी, तो मतलब कुछ ना कुछ चीज़ वो हिडन रख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या बोल रहा है कि फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेकंड क्या है ना, तो सेकंड है आपके फूड एंड रिप्रोडक्शन। फूड एंड रिप्रोडक्शन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये रिप्रोडक्शन की ये बात जो अपने को कहाँ मिलेगी, ये एनसीईआरटी क्लास 12th में मिलेगी अपने को, है ना। और यहाँ पर अपन क्लास 11th का डाइजेशन चैप्टर देख लिया, इसलिए वहाँ यहाँ पर फूड इम्पोर्टेंस रखा है। और वहाँ पर क्या है, किसको बता रखा है, किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में बता रखा है, ठीक है। और कोई भी जैसे ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका बेसिक काम यही है कि वो उसको फूड की सप्लाई मिलती रहे, ठीक है, और वो रिप्रोडक्शन करता रहे, है ना। ये फंडामेंटल लॉ है एक तरीके से, ठीक। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब आगे, एक छोटा सा एमसीक्यू पूछता हूँ मैं कि जो टंग है वो स्मूथ है या फिर रफ है। टंग जो है वो रफ होती है या फिर स्मूथ होती है, ठीक है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं, टंग जो है वो स्मूथ होती है। कई बार अपन बोलते हैं कि मेरी ज़ुबान फिसल गई, तो वो स्मूथ से रिलेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टंग जो कैसी होती है, वो रफ होती है ना। इसको देखने के लिए आप है ना घर पर एक बार शीशे के सामने खड़ा होना और टंग को ऐसे करना, तो आपको छोटे स्मॉल प्रोजेक्शन दिखाई देंगे। तो वो प्रोजेक्शन उनको क्या बोलते हैं, पेपिला। तो मैं ये पेपिला बना रहा हूँ, छोटे छोटे पेपिला होते हैं, और इन पेपिला के बेस पर ऐसे टेस्ट बड लगी होती है ना। ये सरफेस है, ये टंग की सरफेस है, और इस पर ये पेपिला है जो वो प्रोजेक्ट हो रखे हैं ना, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो अगर, तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। तो आप जिस फूड पार्टिकल को लेते हो तो उसको अगर आप चबा चबा के लोगे तो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में अगर ब्रेक डाउन करोगे तो वो क्या होगी, यहाँ तक टेस्ट बड, ये जो है क्या है, टेस्ट बड है, यहाँ तक पहुँच पाएगी। अगर टेस्ट बड तक अगर पहुँच गई कोई चीज़ तो वो फिर टेस्ट बताएगी, ठीक है ना। अब तो इसके लिए क्या है, ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है, उसका डिजॉल्व होना ज़रूरी है, यहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। मान लो कि मैं ये लेके बैठ गया है ना, ये प्लास्टिक पॉलिस्टर का बना हुआ है ना, तो अगर इसको मैं मुंह में रखूँगा और पूछूंगा कि आपसे पूछूंगा आप मुंह में रखो और इसको बताओ इसका टेस्ट कैसा है, आप बता ही नहीं पाओगे। सुबह से शाम हो जाएगी, आप कोई टेस्ट डिसाइड नहीं कर पाओगे कैसा है टेस्ट। क्यों? क्योंकि ये डिजॉल्व ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, टेस्ट बड तक नहीं पहुँच पाएगा, टेस्ट बड तक नहीं पहुँच पाएगा तो टेस्ट बड अपना काम नहीं करेगी, ठीक है ना। वही आप एक टॉफ़ी रख दो अपने मुँह में तो तुरंत डिजॉल्व होकर यहाँ तक पहुँच जाएगी, है ना, सलाइवा के साथ मिक्स होकर के टेस्ट बड तक पहुँच जाएगी और अपने को टेस्ट एक्सपीरियंस होगा। ओके, ठीक। तो अभी अपन ने ये टंग के बारे में देखा है ना, तो ये जनरल एक ऐसे रैंडमली मैंने सवाल पूछ लिया आपसे, ठीक है ना। तो अभी अपन शुरू करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, बक्कल कैविटी से लेकर इनिशियल से लेकर फाइनल तक अपन देखेंगे, है ना। ये वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।